अभी नेक्स्ट है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। तो टाइडल हाइपोथेसिस में जेम्स जीन्स जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं 1919 में कुछ एक्सियम्स अज्यूम करते हैं। एक्सियम्स इन द सेंस जो कि सेल्फ प्रूवन फैक्ट्स रहते हैं उसको एक्सियम्स कहते हैं। तो उसमें क्या क्या अज्यूम किया, एक तो वहाँ पे दो बॉडीज़ थी, एक था सन और दूसरा था इंट्रूडर स्टार। ये इंट्रूडिंग स्टार जो था वो बहुत ही बड़े साइज़ का था, और जो सन था वो तो बड़ा था ही, साथ में वो गैसियस मास ऑफ मैटर था, इनकैंडेसेंट मैटर, मतलब जो कि ग्लो होता है वो। ठीक है। फिर बाद में अपना सन स्टेशनरी था और रोटेटिंग हुआ करता था, मतलब अपनी जगह पर ही वो रोटेट हो रहा था। और जो इंट्रूडिंग स्टार है वो सन से नज़दीक से पास हुआ। जब वो पास हुआ तभी एक फिलामेंट इजेक्ट हुआ सन में से। इतना ज़्यादा उस इंट्रूडिंग स्टार का इम्पैक्ट पड़ा था सन के सरफेस पे। तो ये जो सिगार शेप्ड फिलामेंट इजेक्ट हुआ, इसने अट्रैक्शन के वजह से इंट्रूडिंग स्टार को फॉलो करने का कोशिश किया, लेकिन वो तब तक बहुत दूर चला जा चुका था। उसके वजह से उसको रास्ते में सेटल डाउन होना पड़ा। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, जो सिगार शेप है उसका ब्रेक डाउन हुआ, और जो बिग प्लैनेट्स है वो सेंटर पे आ गए और एंड पे छोटे छोटे, मतलब इसी को सिगार शेप कहते हैं। अंदर वो बड़ा हुआ था, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े प्लैनेट्स मिलेंगे हमें और बाहर छोटे छोटे मिलेंगे, तो इसको सिगार शेप बोलते हैं, ऐसे शेप को। ठीक है। फिर बाद में सन का जो ग्रेविटेशनल पुल था उसकी वजह से कुछ मैटर प्लैनेट से एक्सट्रैक्ट हुआ, सेपरेट हुआ, और फिर वो आगे कोल्ड होके फिर सैटेलाइट्स बने उसमें से। और फिर जो बिग प्लैनेट्स थे उनका कूलिंग स्लो हुआ। ठीक है, क्योंकि वो बहुत साइज में बड़े थे तो उनका कूलिंग स्लो हुआ, और उतना ज़्यादा टाइम सन का ग्रेविटेशन उसके ऊपर एक्ट कर रहा था। और उसके वजह से क्या हुआ, उस प्लैनेट से ज़्यादा मास इजेक्ट हुआ, ज़्यादा मैटर इजेक्ट हुआ एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर प्लैनेट्स। इसीलिए ये एक रीज़न है कि बिग प्लैनेट्स के पास ज़्यादा सैटेलाइट है और ना कि छोटे प्लैनेट्स के पास। ठीक है। फिर इसी थ्योरी में जॉफ्री ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए। ठीक है। इस थ्योरी को और डिस्कस करते बाद में, पहले मॉडिफिकेशन बाय जेफरी चेक कर लेते कि क्या कहते हैं। पहले तो जॉफ्री ने ये कहा कि यहाँ पे 3 स्टार थे, एक था सन, दूसरा प्रिमिटिव स्टार और तीसरा था कंपेनियन स्टार। ठीक है। तो ये टू जो सन से ज़्यादा तीसरा स्टार इसमें इंक्लूड किया है जॉफ्री ने। फिर प्रिमिटिव स्टार और कंपेनियन स्टार का कोलिजन हुआ, और जिसमें से प्रिमिटिव स्टार पूरी तरह से इवेपोरेट हो गया, और उसमें इवेपोरेट होने के बाद मतलब पूरा नष्ट हो गया, वो इवेपोरेट नहीं हुआ, नष्ट हो गया। और उसके जो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स बचे थे और उसमें से प्लैनेट्स बने, वो कूल डाउन होके उसमें से प्लैनेट्स बने, और कंपेनियन स्टार फिर स्पेस में चला गया। ऐसा स्टोरी या फिर ऐसा थ्योरी जेफरी ने इसमें मॉडिफाई किया था। ठीक है। फिर बाद में मोर सैटेलाइट, हाँ, तो ये थ्योरी तो हो गया। फिर बाद में प्रूफ देखते हैं इस थ्योरी के क्या क्या है। आज का जो शेप और साइज, शेप और ऑर्डरिंग ऑफ जो प्लैनेट है बिफोर मतलब वो आज का जो प्लैनेट और शेप वगैरह है वो सब इस थ्योरी से मैच करते हैं। और ये थ्योरी प्लूटो के डिस्कवरी से पहले की गई थी, तो इसके लिए इस थ्योरी का इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है कि वो विदाउट प्लूटो कंसिडर करे वगैरह भी इतना एक्यूरेट था, ऐसा समझा जाता है। ठीक है। फिर बाद में क्या है कि ऑर्डरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सैटेलाइट्स भी ये बताता है कि जो बड़े प्लैनेट थे वो स्लो कूल होते, उसकी वजह से ज़्यादा उनका सैटेलाइट्स था वगैरह वगैरह। ठीक है। और नंबर एंड साइज ऑफ सैटेलाइट्स भी एक्सप्लेन किया। फिर बाद में रोटेशन, रिवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ प्लैनेट्स एक्सिस, ये बताता है कि जो सिगार शेप्ड इजेक्ट हुआ उसकी वजह से वो उस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। फिर बाद में इवेल्यूएशन क्या बताता है कि इस कोलिजन के या फिर जिस अट्रैक्शन के बहुत ही रिमोट चांसेस है,
इतना बड़ा स्पेस है, उसमें एक बड़ा सा स्टार सन के पास होगा और फिर वो ये होगा, तो इसके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है, ऐसे कुछ साइंटिस्ट का मानना है। ठीक है, फिर बाद में और क्या आता है, जो रियल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स था वो एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ, उसने ये कहा कि ये सिगार शेप ब्रेक डाउन हुआ और फिर प्लैनेट्स फॉर्म हुए, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्यों है कि हमने जो पढ़ा टीटीएस बोर्ड रूल, वो रूल का वो एक रूल है, लेकिन वैसा डिस्टेंस हुआ ही क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी में नहीं है। फिर अगेन, जो भी एंगुलर मोमेंटम कंपेनियन स्टार के वजह से मिला उस सिगार शेप को, तो वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो आज के मोमेंटम से कम है। मतलब जो पास्ट में था वो कम था, आज है वो ज़्यादा है। तो वो ऐसे अचानक से बढ़ा क्यों? क्योंकि वो कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि जो सन और प्लैनेट्स है उनके एलिमेंट्स में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सन में सिर्फ हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम ही है, लेकिन प्लैनेट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो डिफरेंस क्यों है? और फिर बाद में ये सवाल एक और आता है कि वाई मर्क्यूरी एंड वीनस डोंट हैव सैटेलाइट्स। ठीक है, दो वो कूल थे, वो तो सब सन के सबसे नज़दीक थे, तो फिर उनमें सैटेलाइट क्यों नहीं है? तो इसका आंसर इस थ्योरी ने नहीं दिया। और फिर जो कूलिंग हुआ, कि जैसे कि इसमें आपने नोटिस किया होगा सिगार शेप्ड हुआ, फिर बाद में वो कूलिंग कैसे हुआ ये इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसके वजह से ये एक और क्रिटिक्स हो जाता है इस थ्योरी का। ठीक है, अभी बाद में आगे फिर ड्यूअलिस्टिक, यहाँ पे ड्यूअलिस्टिक अप्रोच फेल हो जाता है। कौन से इश्यूज वो एड्रेस नहीं कर पाता है? एक तो सबसे पहले कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम है, वो ये थेरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जो प्लैनेट्स में और जो सन के उसके एलिमेंट्स में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाते या फिर उनका रीज़न नहीं देते। थर्ड है कि जो सन से प्लैनेट्स के डिस्टेंस है वो भी नहीं बताते, और नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो कि सिर्फ 9 ही क्यों है वो नहीं बताते। ठीक है, इसके लिए फिर इन सब चीज़ों के बाद 3 हेवनली बॉडीज़ कंसेप्ट डेवलप होने लगा, कि जिसमें 3 बॉडीज़ होगी, जैसे कि जेफरी ने कहा था इसमें कि सन, प्रिमिटिव स्टार और कंपेनियन स्टार। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कौन से। तो पहला है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाय रसेल। तो इसमें बेसिक डेटा क्या, एच.एन. रसेल एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था जिसने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में, मतलब सेम ही नेम है, उस पेपर में पब्लिश किया 1937 में। तो थ्योरी क्या बताते हैं कि एक सन था जो कि कंपेनियन स्टार और अप्रोचिंग स्टार, ऐसी 3 बॉडीज़ थी। ठीक है, और सन और जो अप्रोचिंग स्टार था वो जैसे जैसे नज़दीक आने लगा वैसे कंपेनियन स्टार के ब्रेक डाउन होने लगा, जैसे पिछले वाले थ्योरीज में सन का हुआ था। और फिर जो कंपेनियन स्टार का जो एक्स्ट्रा मैटर है वो अप्रोचिंग स्टार के साथ स्पेस में चला गया, और जो कंपेनियन स्टार बचा उसमें से प्लैनेट फॉर्म हुए। और जो इनिशियली ये सब चीज़ें सब नज़दीक थे, मतलब जो कि प्लैनेट्स फॉर्म हुए वो इनिशियली बहुत क्लोज टू ईच अदर हुए होंगे, उसके वजह से उनके म्यूचुअल अट्रैक्शन के वजह से प्लैनेट्स के मतलब उनके सरफेस से कुछ मैटर्स इजेक्ट हुए, और फिर वो मैटर्स बाद में जाके उस मैटर से सैटेलाइट फॉर्म हुए, ऐसा रसेल का कहना है। और फिर बाद में इवैल्यूएशन क्या है, ये थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत छोटा और सिंपल सा थ्योरी है। इवोल्यूशन क्या है कि जो रेसिडुअल ऑफ कंपेनियन स्टार है, मतलब जो कि जो कंपेनियन स्टार बचता है वो उसमें से प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, ये रसेल नहीं बताता। और फिर एनी मतलब नॉट एक्सप्लेन्ड है ये। और प्लैनेट्स जो सन की ग्रेविटी में कैसे आए ये सब प्लैनेट्स, या फिर यहाँ पे जो बोला गया कि इनिशियली वो क्लोज थे बाद में सेपरेट हुए, तो क्यों सेपरेट हुए ये थ्योरी नहीं बताता। ठीक है, फिर बाद में आता है सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ ऑयल। इन सब थ्योरीज में से ये ज़्यादा, ये और इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ज़्यादा साउंड मतलब लॉजिकली साउंड करते हैं। तो बेसिक डेटा है कि एफ हॉयल नाम का साइंटिस्ट था, यूके मैथमेटिशियन था, ही वाज नॉट साइंटिस्ट। इन 1946 ही प्रपोज दिस थ्योरी। ठीक है, फिर थ्योरी क्या बताती है, एक प्रिमिटिव और एक जायंट स्टार था। जायंट स्टार में न्यूक्लियर फिजन हुआ,
ठीक है, ये डायग्राम के साथ बताता हूँ। ये जायंट स्टार है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियर फिजन के वजह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई और फिर उसका ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद वो जो मैटर है वो पूरे यूनिवर्स में फैल गया, जितना ज़्यादा वो फैल सकता था। और फिर उसमें से एक ऐसा ट्रेल ऑफ मैटर्स सन के अराउंड घूमने लगे। सन के अराउंड घूमते घूमते फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ और उसमें से फिर 9 ऑर्बिट्स फॉर्म हुए और ऑर्बिट्स वो कूल डाउन होके फिर उसमें से प्लैनेट्स बने। तो ऐसा आउटलाइन है थियरी का, स्टोरी टाइप, ठीक है। तो फिर जो जायंट स्टार न्यूक्लियर फिजन अनस्टेबल हुआ, फिर एक्सप्लोड हुआ और जो डस्ट पार्टिकल उसमें से निकले वो सन के अराउंड रिवॉल्व होने लगे। फिर बाद में वो कंडेंस हुए, ठीक है। फ्यूजन के वजह से इनॉर्मस हीट क्रिएट हुआ इसमें 5 × 10⁹ डिग्री सेल्सियस। और फिर जो इतने ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हेवी एलिमेंट्स क्रिएट होने लगे, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है कि प्लैनेट जो है वो सन का पार्ट नहीं है, ऐसे ये थ्योरी बताती है। और उसकी वजह से जो भी और इवेल्यूशन देखते हैं उसमें समझ में आएगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर बाद में जो ग्रेट डिस्टेंस, ही डिड एक्सप्लेन दैट द ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स, क्योंकि ये पूरा बाहर से आया हुआ मैटर था, उसके वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंस तक फैल सका, ठीक है। फिर बाद में वो एंगुलर मोमेंटम इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के बाद आया और उसके वजह से वो स्पीड में आया, इसके वजह से वो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है। और फिर जो प्रॉब्लम ऑफ हेवियर एलिमेंट है वो भी सॉल्व हुआ। वो कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि जो इनॉर्मस हीट है वो इतनी ज़्यादा हीट के वजह से हेवी एलिमेंट्स फॉर्म हो सकते हैं, जो कि पिछले वाले थेरीज में कहीं पर भी इस हीट का मेंशन नहीं था कि हाँ इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट हुए, और कहीं पर भी एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं की गई। तो इसके लिए जो कि हेवियर एलिमेंट्स कैसे क्रिएट हुआ, तो वो इनॉर्मस हीट और प्रेशर की वजह से एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हेवियर होते गए, ऐसा इस थ्योरी के हिसाब से मतलब थ्योरी से के थ्रू हमें पता चलता है। और कुछ चीज़ों में वो फेल हुआ। कौन सी चीज़ें वो, कि उनके साइज़ के हिसाब से प्लैनेट्स का अरेंजमेंट कैसे हुआ, सिमिलर डायरेक्शन जो भी है, जो भी सब प्लैनेट्स है वो अलग डायरेक्शन में घूमते, और जो मतलब ऑर्बिट का वो तो सेम ही है, लेकिन जो विनस नहीं, सैटर्न और जुपिटर जो है वो उल्टा घूमते। तो वो क्यों घूमते वो ये थ्योरी नहीं बता पाता, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से वो सब एक ही इसमें घूमने चाहिए थे। जो भी आउटर सर्कल है वो उनका मास हाई क्यों है ये भी बता नहीं पाया, क्योंकि दो इसने आंसर कर दिया था कि हेवियर एलिमेंट्स क्यों है, लेकिन सिर्फ बाहर के इसमें ज़्यादा लाइट मास क्यों है ये नहीं बता पाया, कि या फिर अंदर जो है वो ज़्यादा हेवी एलिमेंट्स क्यों है ये थ्योरी बता नहीं पाता, ठीक है। ये था सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ हॉयल। अभी नेक्स्ट है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस क्या बोलता है, ये ऑटो स्मिथ जो भी है, एक रशियन साइंटिस्ट था, 1943 में इसने ये प्रपोज किया। तो इस थ्योरी के हिसाब से इनिशियली जो अपना सन है वो राउंड मारने चला गया था गैलेक्सी में, जिसे गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, जो कोर के अराउंड घूमते हैं उसको। तो जब वो घूम रहा था तब उसने कुछ डस्ट अट्रैक्ट किए, जो कि मेटेरियल्स के, स्टार के, जिस किसी भी चीज़ के होंगे वो डस्ट अट्रैक्ट किए। फिर वो जो डस्ट है वो सन के अराउंड एज अ डिस्क बनते घूमती रही, और फिर ये डिस्क फॉर्म हुई। और इसमें जो हेवी गैसेस है वो सन के ज़्यादा नज़दीक चले गए, जो लाइट गैसेस थे वो सन के ग्रेविटेशन की वजह से इतने नज़दीक नहीं आए, मतलब जितना ज़्यादा मास उतना वो अट्रैक्ट ज़्यादा हुए, ऐसा कहना चाहते हैं इसमें। तो फिर बाद में क्या हुआ, जो सन का रोटेशनल मोशन और ग्रेविटी है और उसके साथ जो डार्क मैटर है उनका एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों चीज़ें उस डिस्क के फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रही थी। और फिर ये डिस्क सन के अराउंड कंटिन्यूसली घूमती रही, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ
और कंटिन्यूस कोलिजन होता गया, क्योंकि जो भी डेंसिटी के हिसाब से वो घूमते घूमते जो पार्टिकल्स है वो कुछ बाहर गए कुछ अंदर आए उनके डेंसिटी के हिसाब से, और फिर उनका कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद एक्रीशन होके फिर जब वो पूरा मैटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो कंडेंस होना चालू हो गया, और फिर उस कंडेंसेशन के थ्रू प्लैनेट्स बने। और फिर ये जो प्लैनेट्स है तो इन सब का कूलिंग ये अलग अलग था। जो कि आउटर प्लैनेट से वो उनका डेंसिटी कम इसके लिए कि वो फ्रीजिंग होके, मतलब जो भी इनर प्लैनेट्स है वो कैसे हाई डेंसिटी अट्रैक्शन, मतलब जो हाई डेंसिटी था उसकी वजह से वो सन की तरफ अट्रैक्ट हुए और फिर वो कूल हुए। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स है वो गैसियस फॉर्म में थे, वो लाइटर थे, गैसियस फॉर्म में थे, और वो गैस से फिर वो कूल डाउन हुए, वो फ्रीज हुए गैसेस, और उसकी वजह से उसका डेंसिटी कम है। और जो इनर प्लैनेट्स है उनका डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसा स्मिथ कहता है। इस इवेल्युएशन ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है, तो सबसे पहला कि सोलर सिस्टम में ऑर्बिट्स कैसे बने वो इसने सॉल्व कर दिया, कैसे ऐसे घूम रहे थे वो, और फिर वो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर वो सेटल डाउन हुए। फिर बाद में जो प्लैनेट्स है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डेंसिटी के हिसाब से अरेंज करने की वजह से वो फिर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ है। और फिर जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी एड्रेस करता है ये थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी फेल कहाँ पे होता है, जस्ट कैप्चर करता है डार्क मैटर, और जो डार्क मैटर है वो कैप्चर करता है। और कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे कहा है कि सन अकेला इतना डार्क मैटर कैप्चर नहीं कर सकता, और जो अगर सन को करना ही है तो वो 2 स्टार मतलब बाइनरी स्टार सिस्टम ही इतना ज़्यादा डार्क मैटर कैप्चर कर सकती है, अकेले सन का ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर अगला आता है कि मेटेराइट्स, मतलब जो मेटेराइट्स पाए जाते हैं सोलर सिस्टम में वो प्लैनेट से ब्रेक होके या फिर उस प्लैनेट से जो मैटर इजेक्ट होता है उसमें से बने, ना कि वो डार्क मैटर या फिर ऐसे ही गैलेक्टिक रोटेशन गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन में सोलर सिस्टम में आए। और एक और चीज़ जो ये स्मिथ कह रहा है कि जो अर्थ है जो सन है उसने कुछ डार्क मैटर को अट्रैक्ट किया और फिर वो कूल डाउन होके उसमें से प्लैनेट्स बने। तो अर्थ में अब तक जितना भी ड्रिलिंग हुआ है उसमें से डार्क मैटर अब तक नहीं मिला है। तो अगर अर्थ उस डार्क मैटर से बना हुआ होता तो कुछ तो अब तक मिलना चाहिए था। तो ये था इस चीज़ का फेल्यूर कि अब तक कोई डार्क मैटर नहीं मिला, एंड दिस वाज द लास्ट थ्योरी। और फिर आगे आता है बिग बैंग थ्योरी, जो कि एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है, तो आप सबको तो बिग बैंग थ्योरी पता ही होगा। सबसे पहले एक छोटा सा डॉट था जो कि इन्फिनिट एनर्जी से भरा हुआ था, इन्फिनिट टेम्परेचर पे, और उसका वॉल्यूम भी काफ़ी कम था। और फिर एक पॉइंट के बाद वो अचानक से एक्सप्लोड हुआ। देखिए डायग्राम के साथ समझते हैं इसको। इस पॉइंट पे वो 0 सेकेंड पे वो एक्सप्लोड हुआ, और फिर उसके बाद डार्क मैटर फॉर्म हुआ, और तब से वो अब तक एक्सपांड हो रहा है। फिर डार्क एजेस फॉर डार्क मैटर फॉर्म हुआ, तब तक डार्क मैटर नहीं था। डार्क मैटर की वजह से ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गया। फिर फर्स्ट स्टार अपीयर्स हुए, मैटर फॉर्म हुआ, और उससे गैलेक्सीज फॉर्म हुए, और फिर वैसे अर्थ का भी सोलर सिस्टम का भी फॉर्मेशन हुआ। तो अब तक तो सबका फेवरेट यही समझा जाता है, लेटेस्ट जिसे कहते हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के लिए बिग बैंग थ्योरी को ही समझा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।